नमस्कार। आज हम पैट डोर्सी की एक बहुत ही कमाल की किताब पर बात करने वाले हैं, सफल स्टॉक निवेश के 5 नियम। हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जो मुख्य आइडियाज हैं उन्हें निकालें और समझें कि लंबे समय में बाजार में पैसा बनाने के वो कौन से सिद्धांत हैं जो कभी नहीं बदलते। बिल्कुल, और ये उन लोगों के लिए खास है जो खुद को एक निवेशक समझते हैं, ट्रेडर नहीं, जो बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदना चाहते हैं, न कि सिर्फ रोज रोज कीमतों पर दांव लगाना। सही कहा। तो हमारा प्लान भी बिल्कुल साफ है। पहले हम उन 5 मुख्य नियमों पर बात करेंगे जो डोर्सी ने बताए हैं, और उसके बाद उन 7 आम गलतियों पर जिनसे हर निवेशक को बचना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम सही काम करने से ज्यादा गलत काम करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला नियम सुनने में बहुत सीधा लगता है, अपना होमवर्क करें। हर कोई यही कहता है, लेकिन डोर्सीज में एक मनोवैज्ञानिक पहलू जोड़ते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी जुटाने के बारे में नहीं है। असली बात यह है कि रिसर्च का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो खुद एक कूलिंग ऑफ पीरियड की तरह काम करता है। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब सोचिए, आपको किसी दोस्त से एक हॉट स्टॉक टिप मिली। हाँ। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? जल्दी खरीद लो, कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। हाँ बिल्कुल, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जैक्टली। लेकिन डॉसी कहते हैं, रुको, उस कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट निकालो, उसके प्रतियोगियों के बारे में पढ़ो, ये समझने की कोशिश करो कि वो कंपनी पैसा कैसे कमाती है। और जब तक आप ये सब करते हैं, तब तक वो जो शुरुआती जोश होता है वो ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही। जब आप किसी कंपनी पर 10 या 15 घंटे लगा देते हैं, तो वो शुरुआती उत्साह या डर वो खत्म हो जाता है। आप फिर भावनाओं से नहीं, तथ्यों के आधार पर फैसला लेते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। तो होमवर्क सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए है। हाँ, ये जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के खिलाफ आपका पहला डिफेंस है। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, मान लीजिए हमने होमवर्क कर लिया। अब हमें उस बिजनेस में क्या ढूंढना है, और यहीं पर किताब का दूसरा और शायद सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट आता है, इकोनॉमिक मोट। ये मोट क्या चीज है? इकोनॉमिक मोट बेसिकली किसी कंपनी का वो टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ है जो उसे अपने कॉम्पिटिटर से बचाता है। जैसे पुराने किलों के चारों तरफ खाई होती थी। क्या बात है, बिल्कुल वही उदाहरण है। जैसे महल के चारों ओर पानी से भरी खाई यानी मोट दुश्मनों को दूर रखती थी, वैसे ही बिजनेस की दुनिया में एक मजबूत मोट प्रतियोगियों को कंपनी के मुनाफे पर हमला करने से रोकता है। तो जिस कंपनी की एक खाई जितनी चौड़ी और गहरी होगी, वो उतना ही सुरक्षित रहेगी। तो असल दुनिया में ये मोट्स दिखते कैसे हैं? हाँ, डॉसी 4 मुख्य तरह के मोट्स की बात करते हैं। पहला तो सबसे आसान है, ब्रांड। जैसे टिफिनी का उदाहरण लीजिए, लोग सिर्फ उस नीले रंग के डब्बे के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। हाँ, वो डब्बा भरोसे का प्रतीक बन गया है। बिल्कुल। दूसरा है कम लागत। जैसे एक जमाने में डेल कंप्यूटर्स ने किया था, वो सीधे ग्राहकों को बेचते थे। उनकी सप्लाई चेन इतनी कुशल थी कि वो बाकियों से बहुत कम कीमत पर बेच पाते थे। ठीक है, ब्रांड और कम लागत ये तो समझ में आते हैं, लेकिन किताब में 2 और दिलचस्प मोड्स हैं, स्विचिंग कॉस्ट और नेटवर्क इफेक्ट। ये थोड़े पेचीदा है। हाँ, तो तीसरा है स्विचिंग कॉस्ट। इसका मतलब है कि किसी ग्राहक के लिए एक कंपनी का प्रोडक्ट छोड़कर दूसरे का अपनाना कितना मुश्किल या महंगा है। अच्छा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है स्ट्राइकर जैसी मेडिकल डिवाइस कंपनी। जो सर्जन्स उनके बनाए घुटने या कूल्हे के इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उन खास औजारों और तरीकों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो फिर वो आसानी से किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट पर स्विच नहीं करेंगे, बहुत झंझट होगा। एग्जैक्टली। इस झंझट से बचने के लिए वे उसी प्रोडक्ट पर टिके रहते हैं। और चौथा, जो आज की डिजिटल दुनिया में शायद सबसे शक्तिशाली मोट है, वो है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट जैसे ईबे या अमेज़न। हाँ, ईबे इसका क्लासिक उदाहरण है। नेटवर्क इफेक्ट तब होता है जब किसी प्रोडक्ट की वैल्यू उसके यूजर्स की संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती जाती है। खरीदार ईबे पर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बेचने वाले हैं। और बेचने वाले ईबे पर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा खरीदार हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना किसी नए प्रतियोगी के लिए लगभग नामुमकिन है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हमने एक शानदार कंपनी ढूंढ ली जिसके पास एक मजबूत मोट है। लगता है आधा काम हो गया। लेकिन डॉर्सी कहते हैं कि यहीं पर निवेशक सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। एक बेहतरीन कंपनी ढूंढना ही काफी नहीं है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर तीसरा नियम आता है, सुरक्षा का मार्जिन रखें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ,
इसका सीधा सा मतलब है कि आपको एक बेहतरीन कंपनी के स्टॉक को उसकी असल कीमत मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर खरीदना है। मान लीजिए आपके हिसाब से एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। अगर आप उसे 70 रुपए में खरीदते हैं तो वो 30 रुपए आपका सुरक्षा का मार्जिन है। और ये मार्जिन क्यों जरूरी है? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। हो सकता है आपके विश्लेषण में कोई गलती हो या कंपनी के साथ कुछ बुरा हो जाए। ये मार्जिन आपकी गलतियों के लिए, आपकी बुरी किस्मत के लिए एक कुशन की तरह काम करता है। नुकसान से बचाता है। हाँ, किताब में कोका कोला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ बताइए। कोक से अच्छी कंपनी तो शायद ही कोई होगी। बिल्कुल। 1990 के दशक के अंत में कोक दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक थी। लेकिन बाजार में इतना जोश था कि लोगों ने उसकी कमाई का 50 गुना दाम चुकाया। 50 गुना? हाँ, उन्होंने एक शानदार कंपनी तो खरीदी, लेकिन इतनी ज्यादा कीमत पर कि सुरक्षा का कोई मार्जिन ही नहीं बचा। और नतीजा, उन निवेशकों को अगले कई सालों तक लगभग कोई रिटर्न नहीं मिला। वाह, मतलब मोट कंपनी को बचाता है और सुरक्षा का मार्जिन निवेशक को बचाता है। ये शानदार है। तो ठीक है, हमने अच्छी कंपनी सही दाम पर खरीद ली। अब चौथा नियम, लंबी अवधि के लिए होल्ड करें। इसके लिए किताब में ट्रेडर टिम और लॉन्ग टर्म लूसी की एक कहानी है। हाँ, और वो कहानी किसी भी निवेशक के लिए आंखें खोलने वाली है। कहानी कुछ ऐसी है। टिम और लूसी दोनों 30 साल के हैं और दोनों 10,000 रुपए का निवेश करते हैं। और मान लीजिए दोनों ही बहुत अच्छे निवेशक हैं, 9% का सालाना रिटर्न कमाते हैं। ठीक है, तो शुरुआती शर्तें दोनों के लिए एक जैसी हैं। हाँ, अब लूसी खरीदो और भूल जाओ वाली निवेशक है। वो 30 साल तक अपने निवेश को नहीं छूती। 60 साल की उम्र में जब वो पैसे निकालती है, तब उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देती है। टैक्स के बाद उसके पास लगभग 1,14,000 रुपए होते हैं। 1,14,000, ठीक है। अब उस ट्रेडर टिम का क्या होता है? टिम बहुत एक्टिव है। वो हर 6 महीने में अपने सारे स्टॉक्स बेचकर नए खरीदता है। उसे लगता है कि वो बाजार को मात दे रहा है, लेकिन हर बार जब वो मुनाफा कमाता है तो उसे उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म से ज्यादा होता है। 30 साल बाद टैक्स चुकाते चुकाते टिम के पास सिर्फ 54,000 के आसपास बचते हैं। क्या मतलब लूसी से आधे से भी कम? सिर्फ टैक्स की वजह से? सिर्फ टैक्स की वजह से। और रुकिए, इसमें तो हमने ब्रोकरेज फीस जोड़ी ही नहीं है। अरे हाँ। अगर हम मान लें कि हर ट्रेड पर सिर्फ 15 रुपए की ब्रोकरेज फीस लगती है, तो 30 साल बाद टिम के पास सिर्फ 31,000 रुपए बचेंगे। अविश्वसनीय। और लूसी के पास? लूसी, जो शायद हर 5 साल में एक आध बदलाव करती है, उसके पास भी 93,000 रुपए से ज्यादा होंगे। इससे एक बात साफ होती है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाजार का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि बार बार ट्रेडिंग करने की लागत है, टैक्स और कमीशन। यह तो बहुत बड़ा सबक है। मतलब आप कितना कमाते हैं ये उतना जरूरी नहीं जितना कि आप कितना रख पाते हैं। अब आते हैं 5वें और सबसे मुश्किल नियम पर, जाने कि कब बेचना है। हाँ, ये क्लासिक भावनात्मक गलती है। विनर्स को जल्दी बेचना और लूजर्स को पकड़े रहना। दिलचस्प बात यह है कि किताब पहले ये बताती है कि कब नहीं बेचना चाहिए। अच्छा। सिर्फ इसलिए कभी मत बेचिए कि स्टॉक 20% गिर गया है या 50% बढ़ गया है। बाजार के शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव का कंपनी की असल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ शोर है। तो फिर बेचने के सही कारण क्या हैं? किताब 5 कारण बताती है। पहला, आपने गलती की, आपका शुरुआती विश्लेषण ही गलत था। अपनी गलती मानकर बाहर निकलना ही समझदारी है। ठीक है। दूसरा, कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो गए हैं। मतलब जिस वजह से आपने स्टॉक खरीदा था वो वजह ही खत्म हो गई, शायद उसका मोट कमजोर पड़ गया हो। समझ गया। तीसरा कारण है, स्टॉक बहुत महंगा हो गया है। मतलब बाजार आपको आपके शेयर की असल कीमत से बहुत ज्यादा दाम दे रहा है, तो मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। और बाकी 2 कारण? चौथा है, पैसे का बेहतर उपयोग हो सकता है। अगर आपको कोई दूसरी कंपनी मिलती है जिसमें बेहतर रिटर्न की उम्मीद है। और 5वां है, एक ही स्टॉक में बहुत ज्यादा पैसा है। अगर कोई एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का 10-15% से ज्यादा हो जाए तो जोखिम कम करने के लिए थोड़ी हिस्सेदारी बेच देना अच्छा रहता है। तो ये थे सफलता के 5 नियम। लेकिन अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे बचना है। डॉर्सी 7 गलतियों की लिस्ट देते हैं। तय है कि वो एक ऐसा स्टॉक ढूंढ लेगा जो 100 गुना हो जाएगा, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े?
आंकड़े बताते हैं कि छोटी ग्रोथ कंपनियां लंबी अवधि में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली इक्विटी श्रेणियों में से एक रही हैं। 1927 से स्मॉल ग्रोथ स्टॉक्स ने S&P 500 की तुलना में लगातार कम रिटर्न दिया है। अच्छा। हाँ, तो अगली बड़ी चीज खोजने के बजाय मजबूत, स्थापित और मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी गलती जो हर बुल मार्केट में दोहराई जाती है, ये मानना है कि इस बार ये अलग है। वॉल स्ट्रीट पर 4 सबसे महंगे शब्द हैं, इस बार ये अलग है। 1999 के टेक बबल को याद कीजिए। हर कोई कह रहा था कि ये नई अर्थव्यवस्था है। और वॉरेन बफे जैसे निवेशकों की आलोचना हो रही थी। बिल्कुल। और फिर अगले 3 सालों में टेक मार्केट 60% से ज्यादा गिर गया। ये एक कड़ा सबक था कि बिजनेस के बुनियादी नियम कभी नहीं बदलते। एक और दिलचस्प गलती है प्रोडक्ट्स के प्यार में पड़ना। ये एक बहुत बड़ा जाल है। हमें जिस कंपनी का फोन पसंद है, हमें लगता है उसका स्टॉक भी अच्छा होगा। किताब में पाम पायलट का उदाहरण है। वो एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट था। हाँ, मुझे याद है। लेकिन एक बेहतरीन प्रोडक्ट का मतलब हमेशा एक बेहतरीन बिजनेस नहीं होता। पाम को भारी कंपटीशन मिला, उसे कभी मुनाफा नहीं हुआ और उसके शेयर 98% से ज्यादा गिर गए। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, बल्कि ये है कि क्या ये एक अच्छा बिजनेस है। बिल्कुल। और आखिरी गलती जिस पर हम आज बात करेंगे वो है मनोविज्ञान से जुड़ी बाजार गिरने पर घबराना। ये तो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। हाँ, जब बाजार गिरता है तो हर तरफ डर का माहौल होता है। लेकिन महान निवेशक सर जॉन टेम्पल्टन ने कहा था, अधिकतम निराशा का समय खरीदने का सबसे अच्छा समय है। किताब में इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण है? एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। 1979 में अमेरिका में माहौल बहुत निराशाजनक था। उस समय बिजनेस वीक मैगजीन ने एक कवर स्टोरी छापी जिसका शीर्षक था इक्विटी की मौत। इक्विटी की मौत। हाँ, और जानते हैं क्या हुआ? ये लेख ठीक उस समय छपा जब अमेरिकी बाजार 18 साल के एक जबरदस्त बुल मार्केट की शुरुआत करने वाला था। अविश्वसनीय। मतलब जब डर अपने चरम पर था, वो असल में अवसर का समय था। एग्जैक्टली। तो आज की चर्चा को अगर संक्षेप में देखें, निवेश को बिजनेस खरीदने जैसा समझें, मजबूत इकोनॉमिक मोट वाली कंपनियां खोजें, हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखें, धैर्य रखें, लंबी अवधि के लिए सोचें और सबसे जरूरी, डर और लालच जैसी भावनात्मक गलतियों से बचें। बिल्कुल। ये किताब एक बेहतरीन ढांचा तो देती है, लेकिन असली चुनौती इन नियमों को समझना नहीं है, बल्कि उन पर टिके रहना है। हाँ, उन पे टिके रहने का अनुशासन रखना जब आपके आसपास हर कोई घबरा रहा हो या लालची हो रहा हो। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार ये है, एक निवेशक के तौर पर आपका सबसे बड़ा एसेट या सबसे बड़ी लायबिलिटी आपका IQ नहीं है। आपका सबसे बड़ा एसेट और सबसे बड़ी लायबिलिटी दोनों